नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ड्रीम जीएस में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है मणिपुर में हिंसा के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 मई से लगातार मणिपुर में हिंसा अपने चरम पर है। 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। कम से कम 50,000 से अधिक लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं। लगातार आगजनी के शिकार हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है। तो समझने का कोशिश करेंगे कि मणिपुर लगातार जल रहा है, जिसे नॉर्थ ईस्ट का गहना कहा जा रहा है। आखिर क्या वजह है? कोई ना कोई तो कारण होगा जो इतने बड़े विवाद का रूप ले चुका है। तो समझने का कोशिश करेंगे कि इसके सबसे पहले तत्कालिक कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। हाई कोर्ट का जजमेंट यह था कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाए। यह कहना है हाई कोर्ट का। राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि आप केंद्र को सिफारिश करें कि मैतेई कम्युनिटी हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाए। तो एक कारण क्या यह है, क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा देने से विवाद कैसे। तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा जब देने की बात की गई मैतेई समुदाय को, तो वहाँ का एक समुदाय जो शेड्यूल ट्राइबल्स है, नागा और कुक्की, जो अधिकांश जनसंख्या नागा और कुक्की समुदाय से है। ऐसे तो 32 से अधिक शेड्यूल ट्राइबल्स मणिपुर में पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसके विरोध में यह कहना उनका है कि आखिर क्यों मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासियों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लैंड पे उनका कब्जा हो जाएगा। जितनी सारी सरकारी नौकरियां हैं सभी पर कब्जा मैतेई कम्युनिटी का होगा। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है? तो समझने का यह भी कोशिश करेंगे कि जो मैतेई समुदाय है, चलिए मैतेई समुदाय और नागा कुक्की समुदाय है, उनका इतिहास जानने का कोशिश करते हैं कि उनका क्या प्रभुत्व है उस क्षेत्र में। तो समझिए कि जो मैतेई समुदाय है, जो 50% से अधिक जनसंख्या इनके पास है। मैतेई कम्युनिटी 50% से अधिक मणिपुर में पाए जाते हैं, लेकिन 10% लैंड पर ही इनका अधिकार है। और ये मणिपुर के कहाँ जो सबसे रिसोर्सफुल यानी जो इम्फाल घाटी है, जो समतल मैदान है, यहाँ पर निवास करती है मैतेई कम्युनिटी, जबकि 40 से 45% नागा एंड कुक्की कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन तो 40 से 45% ही है, लेकिन एरिया कितना 90% जो लैंड है इनको ऑक्युपाई कर रखा है नागा एंड कुक्की कम्युनिटी ने। लेकिन ये है कौन सा एरिया, समझने की कोशिश करेगा। हिली एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगल का जो इलाका जिसे आप कह सकते हैं, वहां पर नागा एंड कुक्की कम्युनिटी रहते हैं। एक चीज और समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैतेई समुदाय वो लैंड कभी भी हिली एरिया में नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासियों का परंपरा, विरासत और उसका संस्कृति को जीवित रखने के लिए यह नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, गैर आदिवासी व्यक्ति, उनके इलाके में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यही मामला उलट है नागा एंड कुक्की कम्युनिटी के बारे में, कि नागा एंड कुक्की कम्युनिटी हिली एरिया में तो रहते ही रहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इम्फाल घाटी में लैंड खरीदें तो वो आसानी से वैली में लैंड को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे विवाद यह है, थोड़ा सा और पॉलिटिकल सिनेरियो को जानने का कोशिश करेंगे। तो मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, उनका 2/3
यानी करीब 40 सीटों पे पॉलिटिकल वर्चस्व अगर देखेंगे तो मैतेई कम्युनिटी का है। महज 20 सीटों पे ही नागा एंड कुकी कम्युनिटी का करीब करीब वर्चस्व है। तो उनका कहना है कि सरकार में प्रभुत्व तो कहीं न कहीं मैतेई समुदाय का है, उन्हें आरक्षण की क्या आवश्यकता है, वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी जॉब में भी अच्छा खासा उनका वर्चस्व है, यहाँ का रिसोर्सेस जो मणिपुर का है उस पर भी कब्जा मैतेई कम्युनिटी का है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि अगर ऐसा होता है तो सारी जितनी नौकरियां हैं और हमारा जो लैंड है सब एक समय आएगा कि मैतेई कम्युनिटी के पास चला जाएगा, हम अपने विरासत को भी नहीं बचा पाएंगे। यह एक डर सा माहौल जाना जाना ही कह लीजिए, लेकिन नागा और कुकी समुदाय के बीच है। तब उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और जब विरोध करना शुरू किया तो इस स्तर पर यह विरोध पहुंच गया कि एक बड़ा रूप ले लिया। अगर देखेंगे 3 मई से यह विरोध शुरू हुआ था। वो आप हम सभी जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का चांदचूड़ा, वहाँ से यह विवाद शुरू हुआ और देखते देखते वहाँ का 8 से 9 जिले जो हैं सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए। अब थोड़ा सा यह समझने का कोशिश करेंगे कि इनका तर्क क्या है। मैतेई समुदाय, जो मैतेई समुदाय, इनका तर्क क्या है कि हमें क्यों शेड्यूल ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। इनका कहना है कि देश की आज़ादी के पहले मैतेई जो समुदाय था वह भी शेड्यूल ट्राइबल था, लेकिन जैसे ही मणिपुर का विलय भारत में कर दिया गया उसके बाद से यह सरकार के द्वारा कहे जाना कि आपको क्यों शेड्यूल ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, आप ऑलरेडी डोमिनेंट क्लास हैं, तो उन्हें शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा छीन लिया गया उस समय से। लेकिन इन्हें भी एक डर सता रहा है। मैतेई भी हैं, मैतेई जो कम्युनिटी हैं, इनका कहना है कि शेड्यूल ट्राइबल्स का अगर हमें दर्जा मिलता है शेड्यूल ट्राइबल का, ऐसी स्थिति में नागा और कुकी कम्युनिटी को डरने की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हम लोग सब मिलकर जो मणिपुर का जो विरासत है, जो आदिवासियों का विरासत है, जो परंपरा है, इसे हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि मैतेई का तर्क यह है कि बर्मा, जिसे आप म्यांमार भी कह सकते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश से रिफ्यूजी आकर हमारे राज्य में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिसका असर हमारा भौगोलिक परिदृश्य पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यही नागा एंड कुकी का कहना यह है कि हमें भी तो इन लोग रिफ्यूजी ही कहते हैं, कि ऐसा ना हो कि अगर इन्हें शेड्यूल ट्राइबल्स का दर्जा अगर मिलता है तो डोमिनेंट होकर हमें भी यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। मैतेई कम्युनिटी का यह कहना है कि इनर लाइन परमिट, इनर लाइन जो परमिट है, इनर लाइन परमिट के तहत कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आ रहा है तब उसको मणिपुर में मौका दिया जाए, यानी जगह दिया जाए। इनर लाइन परमिट से यह होगा कि आखिर कौन सा व्यक्ति एज ए शरणार्थी के रूप में वो लीगल है या नहीं है, या अवैध तरीके से इस राज्य में आ पा रहे हैं। लेकिन नागा एंड कुकी का वहां भी विरोध है। एक चीज और समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर इस बात का हम जिक्र करना चाहेंगे, देखेंगे आप लोग यहाँ पे इस बात का हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या सिर्फ अकेला रीजन है जो हाई कोर्ट का जो फैसला है शेड्यूल ट्राइबल्स का इन्हें जो दर्जा दिया जा रहा है, कि कोई और कारण है यहाँ पे। तो एक कारण और है जो समझने का आप कोशिश करेंगे कि मणिपुर वन अधिनियम 2021
ये क्या है? मणिपुर वन अधिनियम 2021 के तहत यह कहा गया कि जो पहाड़ी इलाकों में इंक्रोचमेंट हुआ है, यानी अवैध तरीके से जो यहाँ पे अपना सियाना बना लिया है जिसने, या अधिकार जमाया है लैंड पे, भूमि पे, वैसे लोगों को वहां से हटाया जाएगा, यानी विस्थापित किया जाएगा। यह 2021 अधिनियम के तहत वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया। हुआ भी ऐसा कि मणिपुर वन अधिनियम 2021 के तहत चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की संख्या सबसे अधिक है, वहां पे से वहां के गांव से लोगों को विस्थापित किया गया। लोगों का कहना है बिना कारण बताओ नोटिस हमें विस्थापित किया गया, हमें घर से बेघर कर दिया गया, ये भी एक कारण है। जबकि सरकार का यह कहना है कि यहाँ से जो लोगों को हटाया गया है उसके लिए लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, शांत तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ के लोग। लेकिन सरकार का यह कहना कि यह जो प्रोटेस्ट है असंवैधानिक है, क्योंकि मणिपुर वन अधिनियम 2021 के तहत जो इंक्रोचमेंट हुआ है, जो अवैध तरीके से लोग जंगल के माहौल को एक तरीके से, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जंगल का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो पा रहा है, क्योंकि इसको वन को हमें संरक्षित रखना है। लेकिन एक शांत प्रोटेस्ट था, उसे भी असंवैधानिक करार दिया गया। तो नागा और कुकी समुदाय को यह लगने लगा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को यहाँ से माइग्रेट कर सकती है, क्योंकि डर सा है जब पढ़े लिखे बहुत अधिक नहीं हैं, तो क्योंकि एक जगह तो जो कम्युनिटी है, जो आदिवासी है, उनका एक जगह तो ठिकाना होता नहीं है। लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरकार का एक और दलील यह भी था कि यहाँ पर गैर तरीके से, एक तरह से गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स, अफीम की खेती हो रही थी और यहाँ की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही थी। यहाँ तक देखा जाए जो खासकर जो बांग्लादेश और म्यांमार के जो शरणार्थी थे अवैध तरीके से यहाँ पे आ रहे थे और इसका धंधा अच्छा खासा फल फूल रहा था। यह भी आक्रोश कहीं न कहीं नागा कुकी समुदाय में था और इस तरीके से देखते देखते एक जन सैलाब का रूप ले लिया और पूरा मणिपुर धुआं धुआं जलने लगा। यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मणिपुर का इतिहास, मणिपुर का ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इस सभी वस्तुस्थिति के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस की अगर बात करते हैं मणिपुर का, तो समझिएगा मणिपुर के नॉर्थ में नागालैंड, अगर वही साउथ की बात करते हैं तो मिजोरम है, और जो ईस्ट एरिया है मणिपुर का, जो पूर्वी एरिया है, यह इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से, जबकि पश्चिम यानी वेस्ट में असम इसका पड़ोसी राज्य है। यह आपका ज्योग्राफिकल कंडीशंस है मणिपुर स्टेट का। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने का कोशिश करेंगे कि जब म्यांमार, जब ये बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर इससे लगा हुआ है, तो बहुत सारे शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, जो मणिपुर में प्रवेश कर रहे हैं। और यही मैतेई समुदाय का कहना है कि हमारे विरासत को वह क्षरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एक अपना इस एरिया में प्रभुत्व है, हमारी परंपरा है, तो जिस तरीके से शरणार्थी लगातार यहाँ पे इन कर रहे हैं, यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब रही बात कि कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर से और म्यांमार के बॉर्डर से शरणार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे यह समझेंगे कि चलिए इतिहास की अगर बात करेंगे मणिपुर का, तो थोड़ा सा यह भी समझने का कोशिश करेंगे कि 1819 से 1825 इस दौरान जो म्यांमार यानी बर्मी सेना और मणिपुर के जो ऑलरेडी वहाँ के जो राजा थे उनके बीच युद्ध हुआ। वैसी स्थिति में वहाँ पे हार हो गया किसका? जो मणिपुर के जो राजा थे। 7 वर्ष बड़ा कष्टदायक रहा, लेकिन पुनः जब लड़ाई हुई तो मणिपुर ने बर्मा को हराकर
अपने लैंड पे पुनः कब्जा स्थापित किया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गया और 1891 ईस्वी में यहाँ पे ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया मणिपुर स्टेट और इसे प्रिंसली स्टेट घोषित किया गया। और इस तरीके से जब अंग्रेज यहाँ पर मणिपुर रियासत को अपने जब कब्जे में लिए, वैसी स्थिति में फिर यहाँ पे एंट्री हो गया क्रिश्चियन मिशनरी का 1894 ईस्वी में। अब उन्होंने करना क्या शुरू किया, जो ट्राइबल पॉपुलेशन था, जो नागा और कुकी जो अधिकांश जो जनसंख्या थी, उनको जैसे मान लिया मेडिकल हो गया, आपका एजुकेशन के नाम पे धीरे धीरे इन्हें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जाने लगी। और अभी जो वर्तमान जो जनसंख्या है नागा और कुकी आदिवासी हैं, लेकिन अगर देखेंगे रिलीजन वाइज तो सभी अधिकतर क्या है, क्रिश्चियन है। अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे, रफ आंकड़ा देखेंगे, 1901 ईस्वी में 8% क्रिश्चियन जो थे ट्राइबल से बिलोंग कर रहे थे, और उस समय हिंदू का पॉपुलेशन कितना था, 60% था। लेकिन 1991 आते आते 35% जो पॉपुलेशन है जो ट्राइबल क्रिश्चियंस का हो गया, और 2011 आते आते 45% पॉपुलेशन करीब क्रिश्चियंस का यहाँ पे हो गया। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं हिंदू की जो पॉपुलेशन थी वह घटना शुरू हो गई। और ये भी आपको याद बता दूं कि जो मैतेई कम्युनिटी है वह क्या है, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। अधिकांश जो मैतेई कम्युनिटी में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, लेकिन हाँ कुछ जो मैतेई कम्युनिटी में है जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी यहाँ हैं। अगर देखेंगे तो 8% पॉपुलेशन मणिपुर में मुसलमानों का भी है, लेकिन अधिकांश जो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो यह भी देखा गया कि जब लगातार जिस तरीके से वहाँ पे विरोध दोनों नागा और कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच था, तो मुसलमानों को अपने घर पर लिखना पड़ा एज ए सुरक्षा बस, कहीं कहीं लिखा मिला, यह मुसलमानों का घर उन्हें चिपकाया, क्योंकि जो संघर्ष था मुसलमानों से नहीं था, यह हिंदुओं से था और एक तरह से क्रिश्चियंस जो आदिवासी क्रिश्चियन थे उनसे, और जो मैतेई समाज के जो हिंदू थे, और अधिकांशतः तो हिंदू ही थे। अब यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वर्तमान जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जो मणिपुर का है 28,55,794, यही वर्तमान जनसंख्या है आपका मणिपुर का। लेकिन अगर एरिया की बात करेंगे तो 22,347 किलोमीटर एरिया है मणिपुर का। इतना आपका बाउंड्री यानी एरिया लैंड है, 22,347 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल्स अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो पॉलिटिकली भी देखा जाए कि मणिपुर का क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। तो जब देश आजाद हो रहा था तो मणिपुर के पास 3 विकल्प था कि मणिपुर या तो पाकिस्तान में विलय हो जाए, या भारत में विलय हो जाए, या स्वतंत्र राज्य रह जाए। तो मणिपुर के जो राजा थे कौन, महाराज बोधचंद्र, जो चाहते थे कि मणिपुर है जो एक स्टेट के रूप में स्वतंत्र रहे। लेकिन भारत के साथ दिक्कत यह था कि भारत यह चाहता था कि कहीं न कहीं मणिपुर भारत का अंग बन जाए, क्योंकि ऐसे फिर बाउंड्री जो म्यांमार का जो बाउंड्री है जो शेयर करना पड़ता, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो मणिपुर का है म्यांमार और चाइना से। वैसी स्थिति में भारतीय संघ में विलय हो चुका था इनका 21 सितंबर 1949 ईस्वी को, और 15 अक्टूबर 1949 भारत का अंग बन गया मणिपुर, लेकिन यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इससे पूर्ण राज्य का दर्जा की अगर बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए अगर विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो टोटल सीटें 60 हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1, शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए 19, ये जो सीटें हैं जो आरक्षित सीटें हैं
और बाकी जो सीटें हैं जो रिजर्व सीट हैं। तो यहाँ पर यह समझाने की हमारी कोशिश है कि ये जो 20 सीट है, तो अधिकांश आप देखेंगे जो शेड्यूल ट्राइबल तो कहीं ना कहीं नागा और कुकी के जिम्मे ही होगा, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट की जो एक सीट है इस पे या तो मैतेई समाज या नागा या कुकी समाज का वर्चस्व इस पे होता है। लोकसभा सीटों की अगर बात करेंगे 2 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 2 हैं। तो यह समझिए, यह एक आपको मैंने रफ आइडिया बताया भौगोलिक, उसके बाद आपको ऐतिहासिक और राजनीतिक क्या है यहाँ का परिदृश्य। अब रही बात, एक चीज और थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि विवाद में अगर देखेंगे तो कारण यही रहा, मुख्य बिंदु यही रहा कि एसटी का दर्जा मिलना किसे अभी मिला नहीं है, जबकि यह विवाद पिछले ये 10 वर्षों से चला आ रहा है। 10 वर्ष पहले ही अनुसूचित जनजाति के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कौन? मैतेई कम्युनिटी। क्योंकि मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम शेड्यूल ट्राइबल से ही आते थे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब विलय हुए तो हमें बाहर कर दिया गया और वे ओबीसी और एससी में शामिल हो गए। हाँ, कुछ जनसंख्या जो मैतेई कम्युनिटी का है जो आता है आपका शेड्यूल ट्राइबल्स में, तो वही वहाँ पे जंग जब शुरू हो गई, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इन्होंने मार्च निकालना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम अपने विरासत को बचा नहीं पाएंगे, हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और यही कारण है कि देखते देखते नॉर्थ ईस्ट का गहना जिसे मणिपुर कहा जाता है वह जलने लगा, और एक तरीके से देखा जाए तो तहस नहस की स्थिति हो गई वहाँ पे। जिस तरीके से 100 लोगों की जान जाना, 50,000 लोग विस्थापित हुए, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। मजबूरन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार 355 यूज करके वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को इस्टेब्लिश किया और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य करने की कोशिश की गई। आप समझ सकते हैं इंटरनेट सेवाएं और फोन सुविधाएं आज तक अगर 30 जून तक इवेंट वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि धीरे धीरे माहौल को शांत किया जा सके। लेकिन एक चीज कहना चाहूँगा, इस चीज को समझिएगा कि केंद्र सरकार की यहाँ पे जिम्मेवारी और राज्य सरकार को समन्वय बनाने की जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर देखा जाए तो 1 महीने से अधिक और स्थिति अगर सामान्य नहीं हुई है तो यह राज्य सरकार का फेलियर और केंद्र सरकार का फेलियर माना जा सकता है। आखिर समन्वय आप क्यों नहीं बना पाए? आखिर इस मुद्दे को प्रखर रूप से अगर मीडिया में भी देखा जाए तो नहीं रखा गया जिस तरीके से प्रधानमंत्री का समन्वय की आवश्यकता थी। लेकिन खैर, अब आगे देखिए धीरे धीरे स्थिति कहीं ना कहीं ठीक होने की कोशिश है। हम यह कतई नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का समन्वय और भूमिका नहीं है, लेकिन हाँ और प्रखर तरीके से और जिम्मेदार तरीके से बहुत पहले इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। अगर अभी तक इन्हें दर्जा नहीं मिला है शेड्यूल ट्राइबल्स का, तो यहाँ पे आखिर जिम्मेवारी किसकी थी? किसी राज्य के बीच समन्वय बनाने का, राज्य के लोगों के बीच, या वो मैतेई कम्युनिटी से आ रहे हैं या नागा कुकी कम्युनिटी से आ रहे हैं, समन्वय बनाने की पूरी जिम्मेवारी राज्य और केंद्र सरकार की थी। वहाँ राज्य सरकार के जो मुखिया बीरेंद्र सिंह हैं उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक इंक्रोचमेंट ऐसा मुद्दा आया जिससे, हालांकि वहाँ पे शांत तरीके से पास्ट मार्च कर रहे थे, लेकिन एक हाईकोर्ट का एक फैसला आना और धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ते गया और ये चर्चा का विषय बन गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सही तरीके से समझे होंगे और हम एक तरह से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि और कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए। थैंक यू दोस्तों।